अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स पर आज बात करते हैं। अक्सर लगता है कि राजनीति मतलब बस चुनाव, सरकार, टीवी वाली बहसें। हाँ बिल्कुल। लेकिन अरस्तु तो हजारों साल पहले कह गए कि असली राजनीति वो तो घर से शुरू होती है। सही बात है, उनका नजरिया एकदम अलग था कि भाई जहाँ भी दो लोग साथ है, चाहे घर हो, दफ्तर हो, वही पॉलिटिक्स है। हाँ वही पॉलिटिक्स है, क्योंकि इंसान अकेला रह ही नहीं सकता है ना। अरस्तु कहते थे या तो वो जानवर बन जाएगा या भगवान। तो साथ रहना, मिलकर फैसले लेना, यही तो राजनीति की जड़ है। तो ये जो घर में होता है, कौन तय करेगा क्या पकेगा, छुट्टी पे कहाँ जाना है, पैसे कैसे खर्च होंगे, ये भी राजनीति। हाँ, अरस्तु के हिसाब से बिल्कुल। वो इसे घर चलाने या हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा। और इसमें सत्ता के अलग अलग रूप देखते हैं। अच्छा। जैसे वो 3 मुख्य रिश्ते बताते हैं। पहला पति पत्नी का, जहां वो कहते हैं बराबरी और तालमेल जरूरी है, कोई एक हुक्म न चलाए। ठीक है। दूसरा मालिक और सेवक का रिश्ता, आजकल हम कह सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जहां आदेश तो होता है पर सम्मान भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा है माँ बाप और बच्चों का। यहाँ जरूरत है मार्गदर्शन की, गाइडेंस की, लेकिन वो होनी चाहिए समझदारी और प्यार से, सिर्फ डर या सख्ती से नहीं। मतलब सत्ता का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरस्तु के लिए सत्ता जिम्मेदारी है, सबकी भलाई सोचना है। ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। मतलब घर में जो बड़ा भाई या बहन है या ऑफिस में जो सीनियर है, वो भी एक तरह से सत्ता में है। हाँ, क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित कर रहा है। एकदम सही। हर वो इंसान जो दूसरों पर असर डालता है, वो सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है। और यही छोटे छोटे परिवार मिलकर समाज बनाते हैं। हाँ, समाज और फिर राज्य। इसलिए घर ठीक चलेगा तो बाहर भी असर दिखेगा। ऑफिस में जिसे हम मजाक में या सीरियसली पॉलिटिक्स खेलना कहते हैं। हाँ, वो असल में यही सत्ता के रिश्तों का ताना बाना है। कोई बोलकर पावर दिखाता है, कोई चुप रहकर। संतुलन जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई घर और छोटे ग्रुप की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर देखें, आदर्श राज्य या समाज कैसा हो। अरस्तु ने इस पर भी सोचा होगा, खासकर अपने गुरु प्लेटो के विचारों के सामने। बिल्कुल, और ये तुलना बहुत दिलचस्प है। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहां सब कुछ साझा हो। सब कुछ मतलब संपत्ति, बच्चे, यहाँ तक कि पत्नियां भी। कोई मेरा तेरा नहीं, सब हमारा, ताकि समाज में पूरी एकता हो, कोई झगड़ा ही ना हो। सुनने में तो बड़ा यूटोपियन लगता है, लेकिन क्या ये चल सकता है? यही सवाल अरस्तु ने उठाया। उनका कहना था कि भाई जिस चीज पर सबका हक होता है ना, उसकी परवाह कोई नहीं करता, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अच्छा। सोचिए, अगर घर में सब कुछ सबका हो तो कोई क्यों खास मेहनत करेगा। वो कहते थे कि निजी संपत्ति लोगों को जिम्मेदार बनाती है, प्रेरणा देती है, वरना घर घर नहीं रहेगा, शायद कोई हॉस्टल या कैंप बन जाएगा। और प्लेटो की बराबरी वाली बात कि सब बराबर हों। अरस्तु इस पर भी अलग सोचते थे। वो कहते थे बराबरी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा बना दो। वो विविधता, डाइवर्सिटी को जरूरी मानते थे। हर इंसान की क्षमता, जरूरतें अलग हैं, तो सच्ची बराबरी ये है कि सबको उसकी योग्यता के हिसाब से मौका मिले, सम्मान मिले। एक जैसे होने से तो समाज थम जाएगा, विविधता से ही तरक्की होती है। तो प्लेटो का ये साझा सिस्टम अरस्तु को ठीक नहीं लगा। क्या कोई और मॉडल भी था उस समय, जैसे स्पार्टा? वो तो अपनी सख्ती के लिए मशहूर था। हाँ, स्पार्टा का मॉडल बिल्कुल उल्टा था। वहां जोर था कठोर अनुशासन पर, मिलिट्री ट्रेनिंग पर, राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर। बच्चों को भी बहुत सख्त ट्रेनिंग देते थे शायद। हाँ, बचपन से ही भावनाओं पर काबू, शारीरिक सख्ती, ये सब। तो क्या अरस्तु को ये मॉडल पसंद आया या आदर्श लगा उन्हें? नहीं, ये भी नहीं। अरस्तु का मानना था कि इतनी ज्यादा सख्ती और सिर्फ अनुशासन ये डर पैदा करता है, प्यार या असली विकास नहीं। अच्छा। डर से कोई बात मानेगा तो जरूर, पर दिल से नहीं, और वो टिकाऊ नहीं होता। ऐसे में इंसान मशीन जैसा बन जाता है। उसकी अपनी खुशी, उसकी क्रिएटिविटी वो कहीं हो जाती है। यानी यहाँ भी संतुलन की बात आ गई। बिल्कुल। अरस्तु हमेशा संतुलन की बात करते हैं, अनुशासन हो पर इंसानियत की कीमत पर नहीं। तो कुल मिलाकर देखें, अरस्तु हमें यही समझा रहे हैं कि पॉलिटिक्स कोई दूर की चीज नहीं है। ये हमारे रिश्तों में, हमारे घरों में, हमारे काम करने की जगह पर हर जगह मौजूद है। हाँ, और सत्ता का सही मतलब है जिम्मेदारी लेना, संतुलन बनाना और कोशिश करना कि सबका भला हो, सिर्फ अपना नहीं।
ये बात भी अहम है कि अरस्तु ना तो प्लेटो के एकदम सामूहिक सिस्टम को सही मानते हैं, ना ही स्पार्टा की कठोरता को। वो बीच का रास्ता दिखाते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विविधता वाला। सही कहा, वो व्यवहारिकता पर जोर देते थे। ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने छोटे से दायरे में सत्ता का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम अनजाने में कहीं डर तो नहीं पैदा कर रहे, या फिर समझदारी और सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं? अच्छा, अरस्तु का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसी भी ग्रुप की असली नींव, वो कहते हैं, सिर्फ कानून नहीं होती, उससे ज्यादा अहम है आपसी भावना, आपसी समझ। मतलब जहां डर से नियम माने जा रहे हैं वो चीज टिकेगी नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरस्तु असल में इशारा कर रहे हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे कि सब लोग बिल्कुल एक जैसे बन जाएं, तो वो ग्रुप, वो समूह असल में कमजोर हो जाएगा। विविधता, डाइवर्सिटी, वो जरूरी है। जैसे एक परिवार को ही देख लीजिए, माँ, पिता, बच्चे, सबकी भूमिका अलग है, जरूरतें अलग हैं, पर लक्ष्य एक होता है, मिलकर बढ़ना, सुख शांति। अच्छा, तो यही सिद्धांत जो है वो किसी भी संगठन पर, समाज पर या देश पर भी लागू होता है। हर किसी की अपनी जगह होनी चाहिए, अपनी आवाज, अपनी कद्र। तो अगर समूह अलग अलग लोगों से मिलकर बनता है, तो फिर अरस्तु के हिसाब से नागरिक कौन हुआ? क्या मतलब कहीं पैदा हो जाना ही काफी है नागरिक होने के लिए? नहीं, अरस्तु के लिए नागरिकता इससे कहीं गहरी बात है। वो कहते हैं कि नागरिक सिर्फ वो नहीं है जो किसी ज्योग्राफिकल सीमा में रह रहा हो, बल्कि नागरिक वो है जो समाज के जो फैसले होते हैं, जो उसका कामकाज है, उसमें एक्टिवली हिस्सा ले। एक्टिवली कैसे? हाँ, मतलब चाहे वो वोट देकर हो, या पब्लिक डिस्कशन में भाग लेकर हो, या आप कोई जिम्मेदारी उठाकर हो। ये सिर्फ कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी है जो चलती रहती है। तो अच्छा नागरिक वो है जो सिर्फ अपने हक नहीं याद रखता, बल्कि अपना जो हिस्सा है योगदान का, वो भी देता है, सवाल भी पूछता है और समुदाय की भलाई में लगा रहता है। यानी नागरिकता एक एक्टिव रोल है, सिर्फ एक लेबल नहीं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर अच्छा शासक कौन होता है? अरस्तु का ये कहना कि अच्छा शासक बनने के लिए पहले अच्छा नागरिक बनना पड़ता है, ये सुनने में तो काफी आइडियल लगता है। हाँ, पर ये प्रैक्टिकल भी है। सोचिए, जो व्यक्ति एक आम नागरिक के तौर पर दूसरों की सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं, मिलकर काम करने को तैयार नहीं, वो सत्ता मिलने पर अचानक से कैसे बदल जाएगा? शासक का जो असली काम है, अरस्तु के अनुसार, वो लोगों की भलाई देखना है, सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं। सही बात है। लीडरशिप जो है वो सेवा भाव से आती है, जन्म से मिले अधिकार से नहीं। तो जो लोग सत्ता पाते ही बदल जाते हैं, वो शायद कभी सच्चे नागरिक थे ही नहीं, वो बस मौके की तलाश में थे। आपने सत्ता और सेवा की बात की। अरस्तु अलग अलग तरह की सरकारों का भी जिक्र करते हैं, है ना? और वो कैसे बिगड़ सकते हैं ये भी बताते हैं। बिल्कुल। वो मुख्य रूप से 3 तरह की सरकारों की बात करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे हर अच्छी व्यवस्था बिगड़ सकती है अगर उसका मकसद, उसका उद्देश्य भटक जाए। कौन सी 3? पहला है राजतंत्र, यानी मोनार्की, एक व्यक्ति का शासन। अगर शासक नेक है, काबिल है तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्वार्थी हो गया, अपनी चलाने लगा, तो यही चीज तानाशाही यानी टिटर्नी बन जाती है। ओके। दूसरा है कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, यानी कुछ गुणी योग्य लोगों का शासन। जब तक ये सबकी भलाई का सोचते हैं तब तक तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये सिर्फ अपने ग्रुप का, अपने वर्ग का फायदा देखने लगे तो ये बन जाता है गुटतंत्र, यानी ओलिगार्की, जहां बस कुछ अमीर या ताकतवर लोग हावी हो जाते हैं, सन में भागीदार हों। ये एक बैलेंस्ड रूप है। लेकिन अगर यहां भी स्वार्थ आ जाए, गुटबाजी हावी हो जाए, तो ये भीड़ तंत्र में बदल सकता है। डेमोक्रेसी का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, जहां लॉजिक की जगह इमोशंस और शोर शराबा फैसला करने लगता है। तो मतलब हर सिस्टम के बिगड़ने का खतरा है। क्या अरस्तु ये भी बताते हैं कि आखिर ये सिस्टम टूटते क्यों हैं, ये क्रांति, ये बदलाव क्यों आता है? हाँ, उनका मानना है कि क्रांति या किसी व्यवस्था का पतन वो एकदम अचानक से नहीं होता। ये धीरे धीरे पनपता है, जब लोगों को लगने लगता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, बराबरी तो बस कहने की बात है, और जो लीडर्स हैं वो सिर्फ अपनी परवाह कर रहे हैं। अच्छा। तो अरस्तु इसे सत्ता या सम्मान के असंतुलन का नतीजा मानते हैं। जब एक बड़ा तबका ये महसूस करता है कि ये सिस्टम हमारे लिए काम नहीं कर रहा, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा, तो फिर वो असंतोष बढ़ता है और आखिर में व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ये सिर्फ बड़े देशों या सरकारों की बात नहीं हुई, फिर ये असंतुलन तो कहीं भी हो सकता है? निश्चित रूप से। ये असंतुलन किसी परिवार में भी हो सकता है,
जहां सिर्फ एक की ही चलती है और बाकी लोगों की बात अनसुनी कर दी जाए, या किसी ऑफिस में जहां किसी की मेहनत और योगदान को देखा ही ना जाए, नजरअंदाज किया जाए। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तब वो विरोध शुरू होता है। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा कोई हिंसक क्रांति ही हो। अपनी आवाज उठाना, असहयोग करना, ये भी उसी असंतोष का ही एक रूप है। तो अरस्तू के ये जो विचार है करीब 2500 साल पुराने, नागरिकता की एक्टिव जिम्मेदारी, लीडरशिप का मतलब सेवा होना, और सिस्टम्स कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, ये आज भी हमें कितना कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल। और शायद सबसे अहम सवाल जो अरस्तू हमारे लिए छोड़ जाते हैं वो यही है कि हम अपने अपने दायरे में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, या हमारा काम करने की जगह हो, वहां सत्ता और सम्मान के संतुलन को कैसे देखते हैं। क्या बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं? क्या सभी को ये महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, वो सिस्टम का हिस्सा है, या कहीं कहीं असंतोष की कोई धीमी सी आंच सुलग रही है जिसे सुनने और समझने की जरूरत है। ये विचार हैं तो पुराने, पर आज भी हमारे घर, दफ्तर, समाज सब पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि अरस्तू ने जैसे क्रांतियों के पीछे छिपे कारण क्या बताए, या फिर अलग अलग सरकारें जैसे लोकतंत्र हुआ या कुछ खास लोगों का शासन, उनकी क्या चुनौतियां होती हैं। और हाँ, एक अच्छे राज्य का उनका क्या आइडिया था, और शिक्षा का क्या रोल है समाज बनाने में। सही। एक बहुत ही दिलचस्प बात अरस्तू कहते हैं कि कई बार सबसे बड़ी क्रांतियां वो चुपचाप होती हैं, जब भरोसा टूटता है। हाँ, ये सिर्फ सरकारों के गिरने की बात नहीं है, ये रिश्तों में भी हो सकता है ना, घर में या ऑफिस में। बिल्कुल। जैसे पति पत्नी के बीच बात बंद हो जाए, या ऑफिस में बॉस के लिए इज्जत खत्म हो जाए, ये भी तो एक तरह की क्रांति ही है, अंदर ही अंदर। हाँ, और अरस्तू के हिसाब से ऐसी जो अंदरूनी उथल पुथल होती है, उसके पीछे कुछ खास वजह होती हैं, जैसे अमीर गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई। अच्छा। या जब लगे कि भाई बस एक ही गुट का राज चल रहा है, मेहनत की कद्र ना होना, झूठे वादे करना, और शायद सबसे बड़ी बात, जब लोगों को लगे कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो वो क्या कहते थे, इसका हल क्या है? उनका सुझाव था कि भाई लोगों की भावनाओं को समझो, बराबरी लाने की कोशिश करो और बदलाव करो, लेकिन सोच समझकर, वरना सब बिखर सकता है। सही कहा, क्योंकि जब वो नींव हिलती है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, देश हो, तो सिर्फ ढांचा नहीं गिरता, रिश्ते भी टूटते हैं, समाज बिखरता है। बिल्कुल। यहाँ अरस्तू की एक और बात याद आती है कि सत्ता जो है वो इंसाफ से टिकती है और अहंकार से गिरती है। वाह, ये बात हमें सीधे उन सिस्टम्स तक ले जाती है जिनसे सत्ता चलती है। अरस्तू ने लोकतंत्र और कुलीन तंत्र की बात की थी, है ना? हाँ, की थी। लोकतंत्र यानी सबका शासन, सबकी आवाज। सुनने में तो ये बहुत आइडियल लगता है। हाँ, लगता तो है। पर अरस्तू ने चेताया भी था कि अगर हर कोई सिर्फ अपनी जिद पर अड़ जाए या बस ये देखे कि मेरा क्या फायदा, तो ये लोकतंत्र बड़ी आसानी से भीड़ तंत्र बन जाता है। भीड़ तंत्र मतलब जहां सही गलत का फर्क मिट जाए? हाँ, और जहां जरूरी फैसले हो ही ना पाए, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अच्छा, और दूसरी तरफ था कुलीन तंत्र, यानी कुछ चुने हुए काबिल लोगों का शासन। हाँ, या ऊंचे कुल के लोग। अरस्तू मानते थे कि शायद ये लोग ज्यादा तेजी से और ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी तो खतरा होगा। बिल्कुल। खतरा ये कि अगर ये काबिल लोग अहंकारी हो जाएं, खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगें, आम लोगों को अनदेखा करें, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता है। तो कुलीन तंत्र भी तभी तक ठीक है जब तक उसमें सेवा का भाव हो, है ना, अपना दबदबा बनाने की इच्छा ना हो। सही, बिल्कुल सही। तो फिर रास्ता क्या है अगर दोनों में कमियां हैं? अरस्तू ने क्या सुझाया? अरस्तू ने असल में मिश्रित शासन की बात की थी, एक तरह का मिला जुला सिस्टम। मिला जुला कैसे? उनका मानना था कि सबसे अच्छी, सबसे टिकाऊ व्यवस्था वो होती है जो लोकतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के अच्छे गुणों को मिला ले। मतलब आम लोगों की भागीदारी भी हो, उनकी आवाज सुनी जाए, और साथ में समझदार अनुभवी नेतृत्व भी हो। हाँ बिल्कुल। ये जो संतुलन है, यही राज्य को स्थिरता देता है, उसे किसी एक एक्सट्रीम में जाने से रोकता है। ये संतुलन वाली बात मुझे बहुत अहम लग रही है। अरस्तू का जो आदर्श राज्य का आइडिया था वो भी शायद इसी पर टिका था। हाँ, काफी हद तक। उनके लिए सबसे अच्छा राज्य वो नहीं था जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो था जहाँ सबसे ज्यादा संतुलन हो। संतुलन समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच। हाँ,
अमीर, गरीब और खास तौर पर मध्यम वर्ग, इनके बीच एक तालमेल हो, एक सामंजस्य हो। और देखिए, एक आदर्श राज्य की पहचान सिर्फ उसके कानूनों से नहीं होती, तो फिर किससे होती है? नागरिकों की आदतों से, उनकी सोच से, और अपने कर्तव्यों के प्रति वो कितने जिम्मेदार हैं इससे। अच्छा, और आपने मध्यम वर्ग का जिक्र किया। अरस्तु उन्हें इतना जरूरी क्यों मानते थे? उनकी क्या खासियत थी? उनका मानना था कि मध्यम वर्ग जो है वो आमतौर पर अतिवाद से बचता है। मतलब वो न तो इतने अमीर होते हैं कि सत्ता का नशा हो जाए, न इतने गरीब कि हमेशा क्रांति के लिए तैयार रहें। बीच का रास्ता। हाँ, उनमें समझदारी होती है, सहनशीलता होती है, मेहनत का भाव होता है। ये गुण समाज को जोड़े रखते हैं। अरस्तु के लिए वो स्थिरता की कुंजी थे। ये तो हुई राज्य और शासन की बात, लेकिन इन सब को चलाने वाले नागरिक बनते कैसे हैं? यहाँ शायद शिक्षा का रोल आता है। अरस्तु के लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी पाना तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। उनके लिए शिक्षा समाज और राज्य की, आप कह सकती हैं, नींव थी। ये तय करती है कि नागरिक कैसे बनेंगे। कैसे मतलब? शिक्षा क्या सिखा रही है इस पर निर्भर करता है। हाँ, क्या शिक्षा उन्हें सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सिखा रहे हैं, मतलब कंपटीशन, या फिर मिलकर काम करना, समाज का भला सोचना, यानी सहयोग भी सिखा रही है? फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि पहली तरह की शिक्षा शायद स्वार्थी लोग ज्यादा बनाए, जबकि दूसरी तरह की शिक्षा जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के हिसाब से जैसी शिक्षा होगी वैसी ही आगे चलकर राजनीति होगी, वैसा ही समाज बनेगा? सीधा कनेक्शन है? निश्चित रूप से, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। अगर शिक्षा नैतिकता पर, तर्क पर और सबके भले पर जोर देगी तो लोग बेहतर नेता चुनेंगे और खुद भी बेहतर नागरिक बनेंगे। और अगर शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने या टेक्निकल स्किल पर फोकस करेगी तो समाज में स्वार्थ बढ़ सकता है, लालच बढ़ सकता है। इसलिए अरस्तु के लिए शिक्षा एक बहुत शक्तिशाली, अहम नैतिक और राजनीतिक औजार थी। ये भविष्य को गढ़ती है। तो कुल मिला के अरस्तु के ये जो 2500 साल पुराने विचार हैं, ये हमें आज भी याद दिलाते हैं कि असली राजनीति सिर्फ संसद या चुनावों में नहीं होती। नहीं, वो तो हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे आपसी रिश्तों में हर पल चल रही होती है। और बदलाव की शुरुआत शायद कहीं बाहर से नहीं, हाँ, खुद से होती है। खुद को समझने से, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने से और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करने से। बिल्कुल। और जाते जाते अरस्तु के दर्शन से जुड़ा एक विचार शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि असली सत्ता बाहरी दुनिया पर काबू पाने में उतनी नहीं है जितनी खुद पर काबू पाने में है। जो खुद को अनुशासित कर सकता है, खुद को चला सकता है, वही शायद दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बहुत खूब। इस गहरे विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।